सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 28 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली असम में इलेक्शन कमीशन का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है, उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल जो रोल है वो जारी किया गया है, जिसमें कि 10.56 लाख वोटर्स के जो नाम है वो डिलीट कर दिए गए हैं। और असम में टोटल जो वोटर्स हैं वो 2.52 करोड़ हैं, लेकिन इसमें से 93 जो थाउजेंड वोटर्स हैं वो डी वोटर्स में है। तो डी वोटर्स कौन से होते हैं? डाउटफुल वोटर्स, यानी वो लोग जिनकी सिटीजनशिप पर डाउट है, और उनके केसेस बेसिकली अभी जो है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में चल रहे होते हैं। जब तक कोर्ट ये कंफर्म ना कर दें कि वो इंडियन सिटीजन है, तब तक वो उन्हें वोट करने का राइट इसमें नहीं होता है। और जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने की डेट है इसमें वो 22 जनवरी तक रखी गई है, जिसमें कि न्यू वोटर्स के लिए फॉर्म 6 और जो फॉर्म 7 है डिलीशन या ऑब्जेक्शन के लिए, और जो फॉर्म 8 है इसमें एड्रेस चेंज के लिए फॉर्म होता है। तो फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है 10 फरवरी को पब्लिश होगा। और वेस्ट बंगाल में भी SIR प्रोसेस जब हुआ तो उसमें 58 लाख जो वेस्ट बंगाल में डिलीशंस हुए, और फाइनल लिस्ट यहाँ पे 14 फरवरी को रिलीज होगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, थाईलैंड एंड कंबोडिया साइन न्यू ट्रूस डील टू एंड बॉर्डर फाइटिंग। तो यहाँ पे थाईलैंड और कंबोडिया की लोकेशन, ये थाईलैंड और ये कंबोडिया, तो इन दोनों ने जो अपनी बॉर्डर पर जो चल रहा है इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको खत्म करने के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया है, और जो कि सैटरडे से इफेक्टिव होगा एंड हो गया है। और थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक टेरिटोरियल बॉर्डर एरिया पर अपना अपना जो है हक जताते हैं। तो दोनों कंट्रीज में जो मैप्स हैं, हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं, अलग अलग हैं। इसी वजह से यहाँ पे पेट्रोलिंग, फेंसिंग और मिलिट्री की पोजीशनिंग को लेकर टेंशन बढ़ गए हैं, और कभी कभी यहाँ पर शेलिंग और फायरिंग हो जाती है। थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक्स भी किए, और जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसके हिसाब से सीज फायर के 72 आवर्स तक जो है स्टेबल रहा। अगर तो थाईलैंड को 18 कंबोडियन जो सोल्जर्स हैं उनको रिपैट्रिएट करना होगा, और जिन्हें जुलाई के क्लैशेस के दौरान जो है कैप्चर किया गया था। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द इंडियाज डिप्लोमेटिक हेडविंड्स अहेड। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2025 जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए एक ऐसा साल रहा जिसमें कि शॉक्स और सरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। और जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उसको कई सारे अनएक्सपेक्टेड इंटरनेशनल चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा, स्पेशली US, मिडल ईस्ट और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के जो कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड टर्म प्रेसिडेंसी से आया। और ट्रंप ने लिबरेशन डे टैरिफ के नाम पर एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिसने मल्टीलेटरल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको शॉक दिया। और उनकी जो रशिया और चाइना की पॉलिसी है उसने यूरोप और इंडो पैसिफिक अलायंस को भी डिस्टर्ब किया। और इमिग्रेशन क्रैकडाउन्स की बात करें तो जो H1B रेस्ट्रिक्शंस, जिसपे कि $1 लाख की फीस रख दी, और डिपोर्टेशन मूव्स, इन सब ने इंडिया US रिलेशन को भी टेंस कर दिया। और रशिया से ऑयल जो इंपोर्ट पर सैंक्शंस और सरचार्ज लगाने से इंडियन इकोनॉमी वो भी प्रेशर उसमें आया। और मीनवाइल जो यूक्रेन वॉर है और जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो भी जारी रहे। तो गाज़ा स्ट्राइक्स में हेवी जो है कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन ईयर एंड जो है सीज़ फायर होप लेकर आई है। और पर जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हॉल्ट हो गया इसकी वजह से। और ईरान पर जो है स्ट्राइक्स पर इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस SCO में और ब्रिक्स फोरम में ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर गया। और जो साउथ एशिया है उसमें भी इंस्टेबिलिटी बढ़ी, पाकिस्तान के साथ टेंशन्स, नेपाल में जेन जी जो प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ, और बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया मॉब वायलेंस हुआ, जिससे नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और फिर भी जो है 2025 है उसमें कुछ जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें से उसको सक्सेस भी मिली। कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे इम्प्रूव हुए, और जब PM मोदी ने G7 जो आउटरीच है उसके दौरान जो वहाँ के PM है उसके साथ इंगेजमेंट रिस्टोर की। और एक मेजर डिप्लोमेटिक मूव जो है अफगानिस्तान के साथ तालिबान के साथ हुआ, जहाँ टॉक्स के बाद जो है टाइज वो भी इम्प्रूव हुए। ऑल्दो क्रिटिक्स ने इसे जो है वुमेन राइट्स से कंसर्न के साथ कॉन्टेक्स्ट जो अफगानिस्तान में है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन किया। और जो चाइना है उसके साथ भी ग्रेजुअल प्रोग्रेस रिप्रोचमेंट जारी है, जैसे वीज़ा रिस्टोर हुए, कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रीओपन हुआ, और हाई लेवल विजिट्स हुई डिस्पाइट चाइना और पाकिस्तान का मिलिट्री अलाइनमेंट हुआ। और इंडिया ने भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स के साथ जो है टाइज स्ट्रेंथन किए अपने। और श्रीलंका को साइक्लोन रिलीफ एड जो थी वो भी पर्टिकुलरली अप्रिशिएटेड रही। और 2026 के लिए मेजर फोकस जो ट्रेड एग्रीमेंट्स पर है 2026 के लिए, स्पेशली UK, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ डील्स हो चुकी हैं,
जबकि यूरोपियन यूनियन, यूएस, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और जो आसियान है या फिर ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ टॉक्स ऑनगोइंग है। और जनवरी में इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है फाइनलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है। और अपकमिंग इलेक्शंस जो म्यांमार में, बांग्लादेश में, नेपाल में है उनको इंडिया क्लोजली वॉच करेगा। और ओवरऑल 2025 ने कि इंडिया को बताया है कि ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है और पॉलिसी मेकर्स अब ज़्यादा रियलिस्टिक और जो कॉशियस और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अडॉप्ट उनको करना होगा ताकि फ्यूचर शॉक्स के लिए बेटर प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर इंडिया के लिए हो। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द सिग्नल्स फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2025 इंडिया के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पर मिक्स्ड ईयर रहा है। कुछ जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए, लेकिन जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उसने इकोनॉमी को काफ़ी प्रेशर में रखा। और साल की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई। फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी जो है और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर काम शुरू करने का अनाउंसमेंट किया। और उसी महीने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट 2025 से प्रेजेंट किया, जिसमें इनकम टैक्स के स्लैब्स और रेट्स में चेंज किए गए ताकि जो टैक्स बर्डन है उसको कम किया जा सके और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम वो बढ़े। फिर सितंबर में जीएसटी काउंसिल ने मेजर रिफॉर्म्स लिए। 12% और जो 28% का स्लैब को हटाकर ज़्यादा आइटम्स को जो है लोअर स्लैब्स में शिफ्ट किया गया, जिससे जो कंजम्पशन है उसको बूस्ट किया जा सके। और नवंबर की बात करें तो उसमें सेंटर ने लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट किए जो वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स जो है बढ़ाए जा सके जिससे। और ट्रेड एग्रीमेंट्स के फ्रंट पर भी प्रोग्रेस हुई है। जुलाई 2025 में इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील है साइन हुआ, जिसमें इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं और लेबर मोबिलिटी को एडवांटेज मिला। और अक्टूबर से इंडिया और जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इफेक्टिव हुआ। और जिसमें कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नेशंस ने $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है कमिट किया है। और दिसंबर में इंडिया और ओमान का जो सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो साइन हुआ। और न्यूजीलैंड के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस कंक्लूड हुए, जहां इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एक्सेस मिलेगा न्यूजीलैंड में। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो है यूएस टैरिफ पॉलिसी से आया। अप्रैल में ट्रम्प ने लिबरेशन डे टैरिफ इम्पोज किया। नेगोशिएशंस के बाद एग्रीमेंट जो है फाइनल नहीं हो पाया और जुलाई के एंड तक इंडिया पर 50% टैरिफ का बर्डन लगा दिया गया, जिससे लेबर इंटेंसिव जो एक्सपोर्ट है सेक्टर्स बैडली इफेक्ट हो गए। और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस जो है अनाउंस किए हैं, लेकिन स्कीम्स का डिटेल अभी भी पेंडिंग है। और आगे की बात जो है इसमें बोलते हैं कि आरबीआई ने 2025-26 में का जो जीडीपी ग्रोथ है 7.3% एस्टिमेट किया है। मतलब सेकेंड हाफ में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है और टैरिफ अनसर्टेनिटी भी कुछ महीने और चल सकती है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इंडिया अपना जो जीडीपी है और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और जो सीपीआई इंडिकेटर है इसके बेस ईयर अपडेट करेगा, और जिससे इकोनॉमिक मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो ओवरऑल जो पिक्चर है ये है कि 2025 में रिफॉर्म्स और ट्रेड डील्स ने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, लेकिन जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और ग्लोबल स्लोडाउन ने ग्रोथ का मोमेंटम को चैलेंज किया। और 2026 में इंडिया के को एक्सपोर्ट रिवाइव करना, नेगोशिएशन से स्टेबलाइज करना और डोमेस्टिक डिमांड है उसको स्ट्रेंथन करने पर फोकस करना होगा ताकि इकोनॉमी सस्टेनेबल जो है रिकवरी के डायरेक्शन में मूव करे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इज द हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन ऑन ट्रैक। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2025 में जो 146 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन है उसके हेल्थ चैलेंजेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कंट्री एक तरफ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, टीबी और इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है उससे जूझ रहा है। तो दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज, फार्मा क्वालिटी फेलियर्स और जो हेल्थ केयर की फंडिंग है क्राइसिस, ये भी मेजर कंसर्न जो है वो बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा इशू है जो फंडिंग डेफिसिट है उसका। डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंसी के बाद अमेरिका ने जो डब्ल्यूएचओ है और जो डेवलपमेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उससे विड्रॉ कर लिया यूएस ने। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का यूएस एड का जो प्रोग्राम है, इस जैसे प्रोग्राम से मिलने वाली फंडिंग शार्पली जो है इंडिया को रिड्यूस हो गई, जिससे जो एचआईवी या एड्स, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है और जो पॉपुलेशन सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट हुए। और अब क्या है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये गैप अपनी जो बजटरी रिसोर्सेज हैं उससे फिल करना पड़ रहा है। और बोलते हैं कि फिर भी इंडिया का जो हेल्थ बजट है वो जीडीपी है उसका 2% से भी कम है। और जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसका टारगेट है इसको 2.5% ऑफ जीडीपी तक ले जाना इस बजट को।
और पैंडेमिक के बाद जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़रूर इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो फंडिंग और जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी जो है गैप वो बढ़ गया है। और एक और कंसर्न है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, उसका रिसर्जेंस और जो रैपिडली वो हमारी एयर क्वालिटी वर्सन हो रही है, ख़राब हो रही है। जब तक इंडिया जो है बीजिंग जो स्टाइल बोल्ड मेजर्स हैं वो नहीं लेता, पब्लिक हेल्थ रिस्क और जो है बढ़ने का डेंजर है। जैसे चाइना ने क्या इस मेजर्स लिए कि कोल बेस्ड जो फैक्ट्रीज हैं और उनको रीलोकेट किया, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो है आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट की गई, ऑड इवन टाइप रोड रेस्ट्रिक्शन लगाया गया और ओल्ड डीजल व्हीकल जो है वो स्क्रैप किए गए या बैन किए गए। कंस्ट्रक्शन जो डस्ट उड़ता है उसकी साइट्स को मॉनिटरिंग जो है उसकी मैंडेटरी किया गया और जो इंडस्ट्रियल फ्यूल है और नेचुरल गैस जो है उसको क्लीनर फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन पुश किया गया। तो ये सब कुछ एफर्ट्स लिए बीजिंग ने। और यहाँ पे बोलते हैं कि गवर्नमेंट का जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है 2025 लगभग जो है मिस हो गया। सबसे बड़ा जो इमर्जिंग थ्रेट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। डब्ल्यूएचओ का जो ग्लास रिपोर्ट है उसके मुताबिक इंडिया में हर 3 में से 1 जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है और ग्लोबली ये एवरेज जो है 6 में से 1 है, लेकिन इंडिया में 3 में से 1 है ये। और आईसीयू इन्फेक्शंस, मिसयूज़ जो एंटीबायोटिक्स का है, सेल्फ मेडिकेशन लेना, इनकम्प्लीट डोसेज रखना और वीक रेगुलेशन होना, ये सब जो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसको वर्सन कर रहे हैं। केरला का एग्जांपल है जहाँ पर जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्टीवर्डशिप से आउटकम जो है इम्प्रूव हुआ है और बाकी स्टेट्स को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ईयर के एंड में सबसे जो डिस्टर्बिंग इशू था फार्मा क्वालिटी मेजर्स का था। मध्य प्रदेश में 25 जो बच्चों की कंटैमिनेटेड सिरप से वो जो है मौत हो गई, जिसमें डाइथिलीन जो ग्लाइकॉल है वो मिला हुआ था। इससे जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इंडिया जब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है तो ड्रग सेफ्टी और रेगुलेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। और बोलते हैं कि 2026 है वो इंडिया के लिए, उसमें फंडिंग, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और टीबी मैनेजमेंट, पॉल्यूशन का पर एक्शन और फार्मा पर रेगुलेशन, इस पर अर्जेंट फोकस करना होगा ताकि जो हेल्थ फॉर ऑल का गोल है वो अचीव हो पाए इंडिया के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इवन लो अल्कोहल इनटेक रेजेस ओरल कैंसर रिस्क इन इंडियन मैन। तो यहाँ पे एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसने दिखाया कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है, चाहे छोटी क्वांटिटी में क्यों ना हो, ये बेसिकली ब्यूकल म्यूकोसा कैंसर यानी एक ओरल कैंसर का एग्रेसिव टाइप होता है, उसका रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे टोबैको और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए बाद जो है वो पता चला कि अल्कोहल पीने वालों में जो है कैंसर रिस्क 68% से ज़्यादा था और एक ड्रिंक से कम अल्कोहल पर भी रिस्क काफ़ी सिग्निफिकेंट मिला। और सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो लोकली ब्रूड लिकर जैसे कि देसी ठर्रा और देसी दारू, इन सब में देखा गया। बियर और विस्की भी जो है लिंक पाए गए। तो अल्कोहल और स्मोकलेस जो टबैको हैं साथ में रिस्क बढ़ा देते हैं। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि जो बोलते हैं कि मॉडरेट ड्रिंकिंग करना सेफ है, ये एक मिथ है और अल्कोहल, टोबैको दोनों पर स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन पॉलिसीज़ जो है वो ज़रूरी हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे जस्ट 5 डीएनए लेटर्स फ्लिप क्रोमैटिन फ्रॉम फ्लूइड्स टू सॉलिड लाइक लाइक स्टेट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो फ्री फ्लोटिंग नहीं होता है, बल्कि वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उसके अराउंड रैप होके क्रोमैटिन बनाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली वो छोटे प्रोटीन बीड्स होते हैं जिनके आसपास हमारा जो डीएनए है वो लपेट कर जो है बंधा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि धागा है कोई रील पर जो है वो लपेट कर रखा जाता है वैसे। और इसी जो डोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है इसी को क्रोमैटिन कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए को बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है सेल का उसके छोटे स्पेस में फिट करने के साथ साथ जो जीन एक्टिविटी है हमारी जीन्स की उसको भी कंट्रोल करता है। तो कुछ रीजन्स में ये जो जीन्स होते हैं वो काफ़ी लूज होते हैं, जहाँ पे ये एक्टिव जीन्स बोले जाते हैं और कुछ बहुत ही डेंस होते हैं जिनको इनएक्टिव जीन्स बोलते हैं। तो साइंस जर्नल में एक पब्लिश्ड जो स्टडी है उसने दिखाया कि जो क्रोमैटिन है तो क्रोमैटिन का जो बिहेवियर है उस पर एक छोटा-सा फिज़िकल फैक्टर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। यानी डीएनए या हिस्टोन की यूनिट के बीच का स्पेसिंग। और डीएनए सीधा नहीं होता है बल्कि ट्विस्टेड होता है, इसलिए स्पेसिंग में सिर्फ जो है 5 बेस पेयर्स का डिफरेंस भी क्रोमैटिन की जो शेप है और इंटरैक्शंस को बदल देता है। तो इसका मतलब है कि जो क्रोमैटिन का जो फिजिकल अरेंजमेंट है वो एक हमारे जो जीन रेगुलेशन है और जो जीनोम स्टेबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है।
बिना डीएनए का सीक्वेंस जो है वो बदले हुए। और साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये जो मैकेनिज़्म है ये कैंसर और जो एजिंग और सेल टाइप डिफरेंसेस को समझने में जो है मदद कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे 21st सेंचुरी सॉल्यूशंस टू स्नेक बाइट्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया की जो इमेज है स्नेक चार्मर्स की, उसकी इमेज पीछे छूट चुकी है। लेकिन जो रूरल एरियाज़ में जो स्नेक बाइट्स हैं वो अब हर साल जो है 58,000 डेथ्स का कारण बनते हैं। और स्नेक का जो ज़हर होता है, वेनम होता है, वो 3 तरह का जो है डैमेज करता है। एक तो ब्लड डिसऑर्डर, पैरालिसिस और टिश्यू का डेथ। तो अभी जो स्टैंडर्ड एंटी वेनम यूज़ होता है, वो सिर्फ़ जो है बिग 4 स्नेक्स यानी कि कोबरा, क्रेट, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर के वेनम पर बेस्ड है। इसीलिए हर रीजन में इफ़ेक्टिव ये नहीं होता है एंटी वेनम। और रिसर्च अब बेसिकली रीजन स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वेनम बनाने पर फोकस कर रहा है, जिसमें कि कई सारे नैनो बॉडी बेस्ड एंटी वेनम्स प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, जो फ्यूचर में सेफर, चीपर और ज़्यादा इफेक्टिव जो है थेरेपी इस चीज़ के लिए बन सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू वेव आरसीपी माइनस चाइना। तो यहाँ पे बोलना है कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड ब्लॉक है, इसको इंडिया ने 6 साल पहले ही वो ज्वाइन करने से मना किया था। और इसका जो मेन रीज़न था कि चाइना रिलेटेड जो इकोनॉमिक रिस्क है उसकी वजह से। तो चाइनीज़ जो इम्पोर्ट है उसका फ्लडिंग का रिस्क था इंडियन मार्केट्स में। तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग चीप और हाईली कॉम्पिटिटिव है, इससे जो इंडिया की जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं उनको खतरा रहता। और अभी क्या है कि न्यूज़ीलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, नेगोशिएशंस कंक्लूड हुए और इंडिया ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आरसीपी के कई सारे कंट्रीज़ के साथ लगभग एफटीएज़ होंगे, सिर्फ चाइना को छोड़ के, जिसे आरसीपी माइनस चाइना बोला जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से इंडिया को मार्केट एक्सेस जो अदर कंट्रीज़ में, आरसीपी कंट्रीज़ में, उसमें उस इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। और 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है आरसीपी से विथड्रॉ करते हुए कहा था कि एग्रीमेंट इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस वो नहीं करता है। और कोर कंसर्न यही था कि जो आरसीपी के थ्रू चाइना को वर्चुअली ड्यूटी फ्री जो है एंट्री मिल जाती है इंडियन मार्केट में। इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्टिन्यूअसली जो आरसीपी माइनस चाइना स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। यानी बाकी मेंबर्स के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, जबकि चाइना को लिमिटेड फ्रेमवर्क तक ही रखना है इसमें। तो जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक जो नए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसमें इंडिया को जो सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने का स्पेस जो देते हैं, ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन का भी स्पेस है और इनडायरेक्ट चाइनीज़ जो एंट्री है उसको रोकने का स्कोप ये सारे न्यू फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट्स देते हैं। यानी करंट अप्रोच इंडियन इकोनॉमी के लिए सेफर, कंट्रोल्ड और रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, ऐसा इसमें बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ इंडियाज़ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बास्केट हैज़ अंडरगॉन चेंजेस ओवर ईयर। तो यहाँ पे बोलते हैं इंडिया जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, इसलिए हमारा फोकस रहता है कि जो ऑयल सप्लाई है वो सेफ रहे, प्राइस हमें सस्ता मिले और जियोपॉलिटिक्स जो के रिस्क हैं वो हैंडल किए जा सकें। तो पहले ऑयल कहाँ से आता था? बोलते हैं कि 2000 जो 5 है उससे पहले 70% जो ऑयल है वेस्ट एशिया से आता था, यानी कि जो सऊदी अरेबिया है, इराक, कुवैत, ईरान, यूएई, इन सब से। और बाद में इंडियन सप्लायर्स ने डाइवर्सिफ़ाई किया तो ये अफ्रीका में नाइजीरिया और अंगोला से आने लगा। साउथ अमेरिका से भी कुछ वेनेज़ुएला से आया और यानी एक ही रीजन पर डिपेंडेंट रहना कम किया। और ईरान पर सैंक्शंस, अगर ईरान पे कोई सैंक्शन लगता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि 2010 में यूएन सैंक्शंस लगे और इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिए। ईरान में 2015 और 16 की बात करें तो ये शेयर गिरकर 6.2% रह गया। और लेकिन बाद में फिर से बढ़ा 10% शेयर हुआ। और रशिया का बड़ा रोल रहा इसमें। 2022 के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे और रशिया ने ऑयल डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया। तो इंडिया ने अपॉर्चुनिटी ली और 2021 और 22 से पहले 2% शेयर था रशिया से हमारा ऑयल लेने का। यही बढ़ते-बढ़ते जो है 22-23 में 21% हो गया, 23-24 में 35% हो गया और 2024-25 के आते-आते ये 36% तक पहुँच गया। और आज इंडिया का जो 1/3 ऑयल आता है वो रशिया से आता है। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना, सस्ता और रिलायबल सप्लायर चूज़ करना और जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑयल बास्केट को शिफ्ट करना। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडियन मिशंस इन टोरंटो सेट्स अप हेल्प सेंटर फॉर वुमेन। तो टोरंटो में बेसिकली इंडियन कॉन्सुलेट ने वुमेन डिस्ट्रेस सपोर्ट सेंटर स्टार्ट किया है,
जहाँ पर इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो वुमेन्स हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या लीगल इश्यूज़ जैसे केसेस में हेल्प मिलेगी। इसके साथ उनको 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है टाइमली असिस्टेंस के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कवच सिस्टम के बारे में है, तो कवच सिस्टम क्या है? कवच सिस्टम बेसिकली इंडियन रेलवेज़ का जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और तो ये इंडिया में डेवलप किया गया है इंडिजिनसली सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन्स के कोलिजन, ओवर स्पीडिंग और ह्यूमन एरर्स से बचाता है। तो कवच सिस्टम का जो ट्रेन की काम है कि बेसिकली ट्रेन की जो स्पीड है मॉनिटर करना, रेड सिग्नल क्रॉस पर ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देना और अगर बहुत पास आ जाए कोई ट्रेन तो कोलिजन प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि इंडियन रेलवेज़ ने कहा है कि जो कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, मुंबई और जो हावड़ा है उस रूट्स पर 2026 तक ऑपरेशनल हो सकता है। और अब तक लगभग जो 25% जो वर्क है वो कमीशन हो चुका है, बाकी इंस्टॉलेशन फास्ट ट्रैक पर चल रहा है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।